तो आज बेसिकली हम लोग का सेकेंड क्लास है रेसिडेंटल स्टेटस पे, ठीक है ना। तो कल हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस किए थे, कल जो हम लोग पढ़े थे एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार आप लोग भी देखो बाबू, नोट्स हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बोर्ड में देखना। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में भी देख सकते हो। रेसिडेंटल स्टेटस हम लोग किसका पढ़ ले बाबू? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल क्या होगा? रेसिडेंट होगा, और क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट होगा तो हमको क्या चेक करना होगा? ROR और ROR का फुल फॉर्म, NOR का फुल फॉर्म। अच्छा, अगर रेसिडेंट होगा तभी आगे जाएंगे, नॉन रेसिडेंट होगा तो आगे नहीं जाएंगे, क्रॉस है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है, सेक्शन हम लिख दिए, कवर होता है। बेसिक कंडीशन है ना, एडिशनल कंडीशन। मान लो ये एक इंडिविजुअल है, इसको रेसिडेंट कहलाने के लिए प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना होगा? 182 days or more। एक बार फिर से बोलना होगा बाबू। 182 days or more। वेरी गुड। इस इंसान को, जो इंडिविजुअल है, इनको रेसिडेंट कहलाने के लिए इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहना होगा। अगर ये 182 डेज और मोर रहते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंटल स्टेटस ना हर साल वैरी करता है, चेंज होता है। वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रेसिडेंट होंगे, फर्दर रहने के लिए, आगे रहने के लिए अगेंस्ट कंडीशन को फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए दूसरा कंडीशन भी है। ये बेसिक कंडीशन का दूसरा कंडीशन है। 60 साल, मतलब 60 साल बोले सर, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 60 डेज प्लस 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मान लो ये मेरे जो भी प्रीवियस ईयर है आपका, उसमें कितना दिन रहा? 60 दिन, 60 डेज रहा या ज्यादा, 60 डेज और मोर। उसके बाद वो प्रीवियस को छोड़ के पिछला 4 साल में 365 दिन रहना होगा। याद कर ली यहाँ क्या लिखा था? बोथ द कंडीशन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा तभी रेसिडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शनल पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी इंसान इंप्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है ना, तो वो जो रेसिडेंट बनेगा ना, पहला वाला कंडीशन फुलफिल करके बनेगा, दूसरा कंडीशन फुलफिल करके वो रेसिडेंट नहीं बन सकता। हम लोग इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई भी इंडिविजुअल बाहर जा रहा है, या क्रू मेंबर ऑफ शिप, या POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट पर्पस, जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड, मतलब 15 लाख से ज्यादा नहीं है। ये तीनों इंसान अगर रेसिडेंट बनेगा तो पहला कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनेगा। इन तीनों के लिए सेकंड कंडीशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? तो अगर कोई इंसान रेसिडेंट होगा तो वो आगे फर्दर क्या होगा सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होगा सर? एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना होगा। एडिशनल कंडीशन में 2 चीज है। 10 साल में इन द लास्ट 10 years, ठीक है ना, तो 2 बार, 2 times ही हैज टू बी रेसिडेंट, ठीक है ना। 2 बार रेसिडेंट होना होगा। देख लो ये इंडिविजुअल है, टिक मार दिए, रेसिडेंट हुआ। अच्छा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब चेक करेंगे बाबू? जब वो रेसिडेंट होगा। जब वो कोई बंदा रेसिडेंट ही नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे चेक करेंगे? किसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए पहले उस पर्टिकुलर इंसान को तो रेसिडेंट बनना होगा। देखो हम यहाँ टिक मार दिए, रेसिडेंट है, यहां देखो वही चीज माने थे। अब जब रेसिडेंट है तो नीचे आएंगे। एडिशनल कंडीशन बोलता है 10 years, लास्ट 10 years में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना बार रेसिडेंट होना होगा उसको? देखो 2 टाइम। यहां बोथ द कंडीशन टुगेदर एट द सेम टाइम, बोथ द कंडीशन टुगेदर एट द सेम टाइम। दूसरा कंडीशन बोला इन द लास्ट 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ही हैज टू स्टे। उसका टोटल नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 730 डेज और मोर। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पूरा हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। सब लोग बोलना, कोई इंसान है वो जा रहा है, मालूम है, दुबई जा रहा है, या कोई भी गल्फ कंट्री जा रहा है, या कोई भी कंट्री जा रहा है, कोई भी XYZ कंट्री जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। और उसका प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज है, जो भी स्टे है इन इंडिया है, वो है 102, 102 दिन, ठीक है ना। तो बताइए उसको, उस इंसान को प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? नहीं, फर्स्ट कंडीशन नहीं बोलेंगे सर, वो पर्सन फॉल होता है एक्सेप्शनल में। एक्सेप्शनल का मतलब होता है वो रेसिडेंट बनेगा तो पहला कंडीशन फुलफिल करके, ठीक है। मान लो कोई ऐसे ही घूमने जा रहा है विजिट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहा है। अब वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में मान लो ना 150 डेज रह के जा रहा है, तो वो क्या हुआ?
नॉन रेसिडेंट क्यों हुआ? रेसिडेंट हुआ तो ना, 150 दिन रहा है और घूमने जा रहा है। बाबू चार ही कंडीशन में आप लोग चार ही कंडीशन में आप लोग कंफ्यूज हो गए। इतना देर से एक ही चीज बता रहे, अगेन आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। हम क्या बोले, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहे, कोई दूसरा पर्पस के लिए जा रहे। और हम इंडिया में थे 150 दिन, प्रीवियस ईयर में हम इंडिया में थे 150 दिन, तो हमको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट बोला जाएगा, क्योंकि सर दूसरा कंडीशन तो फुलफिल कर ली है ना। और हम बोलेंगे बाबू हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे, इसका मतलब पूरा जिंदगी हम इंडिया में ही थे, तो लास्ट 4 साल में इंडिया ही में रहे होंगे, और 10 साल में 2 बार भी इंडिया में रहे होंगे, 2 बार रेसिडेंट भी कहलाएंगे, और 7 साल में 730 भी इंडिया ही में बिताए होंगे, तो हमको रेसिडेंट भी बोला जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बोला जाएगा। कंडीशन चेंज कर रहे, अब हम काम करने जा रहे बाहर, ठीक है ना, इंग्लैंड जा रहे काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और मेरा नंबर ऑफ स्टेज है ना 180 दिन प्रीवियस ईयर में, तो हमको क्या रेसिडेंट बोला जाएगा? क्यों नहीं बोला जाएगा? बोलोगे सर आप फॉल होते एक्सेप्शनल कंडीशन में, आपके लिए ना अब ये वाला कंडीशन फॉल नहीं होगा, आपके लिए ये वाला कंडीशन होगा। यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ना, कोई भी इंसान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट पर्पस, और जिसका टोटल इनकम यहां तो पढ़े थे कि ना 15 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, 15 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा। अब क्या केस होगा अगर 15 लाख से ज्यादा हो रहा है? तो 15 लाख से ज्यादा हो रहा है ना, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर है? यहां पे देखो हम साइड में करके बता दे रहे हैं, साइड में करके बताए। अब ये इंसान है, ठीक है, ये POI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ भी मान सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अभी खाली POI लिखते हैं। ये इंडिया में आया, POI कहां पे आया? इंडिया में आया। अब इंडिया में आया ना, तो देखो हम 2 कंडीशन बना दे रहे हैं इसका। बताइए, इंडिया में आया, विजिट पर्पस के लिए आया, कोई भी पर्पस के लिए। अब बोलो इसका 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से कम है? अगर 15 लाख से इसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, अगर 15 लाख से टोटल इनकम कम है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। अभी इसका अगर 15 लाख से ज्यादा है ना, तो ये दोनों कंडीशन से रेसिडेंट बन सकता है, दोनों कंडीशन से, इससे भी इससे भी। अब सिर्फ ये इंसान अगर दूसरा वाला कंडीशन से रेसिडेंट बनेगा, तो इस 60 दिन जो है ना, इस बंदा के लिए कितना हो जाएगा? 120 डेज। कितना बन जाएगा? 120 डेज और मोर, ठीक है ना। अगर ये पहला कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनता है, तो ये रेसिडेंट भी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा। हाउएवर अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनता है, तो ये तो रेसिडेंट होगा बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। समझ में आया? तो बोलो अगर इसका इनकम 15 लाख से कम है अदर देन फॉरेन सोर्स, तो ये अगर रेसिडेंट बनेगा तो कौन सा बेसिक कंडीशन फुलफिल करके? फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करके। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन नहीं है, सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन इसके लिए सर सेकंड कंडीशन क्या है बाबू? यही तो लिखे इतना देर से, सेकंड कंडीशन। अगर इसका 15 लाख से कम है तो इसके लिए सेकंड कंडीशन नहीं है। बोलिए ना, सेकंड कंडीशन नहीं है। अगर इसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इसके लिए दोनों कंडीशन है, इसके लिए 182 डेज वाला तो है, अब प्लस, ठीक है ना, ये वाला यहां जो क्रॉस मारे थे ना, ये 60 में क्रॉस मारे थे, अब ये 60 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 120 डेज, ठीक है। अगर ये दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनता है तो ये सिर्फ क्या होगा? रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है? 10 साल में 2 बार, 7 साल में 730 दिन। बोलिए यहां तक समझ में आया बाबू? यहां तक समझ में आया? सवाल पूछे बता पाओगे? मान लो कोई इंसान है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट पर्पस, उसका टोटल इनकम 10 लाख है अदर देन फॉरेन सोर्स, ठीक है ना। तो बोलो वो क्या हुआ? उसका फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखेंगे। मान लो पहला कंडीशन में उसका 100 दिन रहा है, फर्स्ट बेसिक मतलब उसका टोटल नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर है 100 डेज, तो वो क्या रेसिडेंट बनेगा? उसका दूसरा कंडीशन देख सकते हैं? सर आप तो बोले उसका इनकम 15 लाख से कम है। अगर कोई भी इंडिया में आ रहा विजिट पर्पस के लिए, अगर उसका इनकम 15 लाख से कम है तो सवाल ही नहीं होता उसके लिए दूसरा कंडीशन चेक करना, वो तो एक्सेप्शनल में फॉल हुआ। अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है,
15 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए दोनों चेक करेंगे। हाउएवर ये 60 दिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 120 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो अगर रेसिडेंट बनेगा पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल करके, तो वो क्या होगा, रेसिडेंट भी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा। सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करके अगर रेसिडेंट बनता है तो रेसिडेंट तो हो जाएगा लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बाबू? ठीक है बाबू, कॉपी कर लो। तो अभी हम लोग को यहां तक तो बाबू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो एक बार हम फिर से बोल दे रहे, अगर मेरा इनकम, हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मेरा इनकम 15 लाख से कम है और हम इंडिया में आ रहे विजिट पर्पस के लिए, तो मेरे लिए कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन अगर हम फुलफिल नहीं किया तो मेरे लिए दूसरा कंडीशन है नहीं है। अगर हम रेसिडेंट बनेंगे तो पहला ही कंडीशन फुलफिल करके दूसरा कंडीशन मेरे लिए नहीं है। और सिनेरियो चेंज, चैप्टर चेंज, पेज चेंज। अभी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हम इंडिया में आ रहे विजिट पर्पस के लिए, अब मेरा इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है, सर 25 लाख रुपया एग्जाम्पल के तौर से। अब अगर हम रेसिडेंट बनेंगे तो मेरे लिए दोनों कंडीशन खुला है, मेरे लिए दोनों द्वार, दोनों गेट खुला है। हम 182 डेज को फुलफिल करके भी रेसिडेंट बनेंगे और जो मेरे लिए जो 60 डेज है ना, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा। तो अगर हम पहला कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनेंगे तो हम क्या होंगे, रेसिडेंट भी होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होंगे। हाउएवर अगर हम दूसरा बेसिक कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनते हैं तो हम क्या होंगे, सिर्फ रेसिडेंट तो होंगे लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 61A, डीम रेसिडेंट। डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, बोलो, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अच्छा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हम बहुत अच्छे से बताए थे ना, ठीक है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सयान बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? Person of Indian origin means grandparents that are residing outside India, abroad, before 1947. अच्छा, आगे 3 सवाल पूछेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाने के लिए 3 सवाल पूछेंगे। पहले इंडिविजुअल को बुलाएंगे, बोलेंगे इंडिविजुअल इधर आओ तुम। इंडिविजुअल इधर आया, बोलेंगे तुम्हारा एज कितना है, बोला 20 साल है। तो 1947 तो काफ़ी दूर है, 20 साल का ही एज है। हम बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप का एज कितना है, 1947 से कोई पहले पैदाइश है तुम्हारे माँ बाप का, या नाना नानी दादा दादी तुम्हारे पापा के साइड का या तुम्हारे मम्मी का साइड का, 1947 से है। अनडिवाइडेड इंडिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, तभी जो अलग अलग कंट्री हो चुका। मान लो अभी आप लोग बाहर रह रहे हो लेकिन आपका पैदाइश बॉर्न यहाँ पे हुए हो इंडिया में, तो आपसे तीनों सवाल में अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डीम रेसिडेंट। डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मार्कर कहाँ था, इन किस में डाले हो, ये दोनों में डाले हैं, गलत डाल दिए। इसको फेंक दो। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बाबू सेक्शन 61A, बोलिए सेक्शन 61A। चलिए पढ़ेंगे सेक्शन 61। छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। अच्छा ये किसका कॉन्सेप्ट है बाबू, बोलिए ना इसको, ये किसका सेक्शन है, डीम्ड डीम रेसिडेंट। अच्छा कोई इंसान डीम रेसिडेंट कब बनेगा, बोलो। डीम रेसिडेंट बनने के लिए क्या होगा, लिख लेंगे दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, इसमें याद कर लो, आपको थ्योरी ही लिखना है, ठीक है ना। नोट्स में लिखा हुआ है, बस हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए और क्या होना चाहिए,
प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, अदर देन फॉरेन सोर्स, एक्सक्लूडिंग फॉरेन फॉरेन सोर्स। उसके बाद ही इज नॉट लाइबल, इतना पॉइंट्स याद करना, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स in any other country, ठीक है। तो अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हुआ 1 2 3 4, तो इस इंसान को, ये जो इंसान है ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? डीम रेसिडेंट। अब बोलेंगे तुम इंडिया में टैक्स दे दो, अच्छा सेक्शन है ना, समझ में आया? इसको क्या मान लेंगे? डीम रेसिडेंट। इसको अच्छा, डीम रेसिडेंट के लिए ना कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना चाहिए। अगर ये पहले रेसिडेंट बन गया पिछले वाले सेक्शन को फुलफिल करके, तो सेक्शन 6(1)(a) में आएगा नहीं। सेक्शन 6(1)(a) में आने के लिए ये इंडिया में अगर ये 182 डेज रह रहा है, तो भाई सर इसको डीम रेसिडेंट क्यों मानेंगे? ये तो कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट हो रहा है ना। डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। हम डीम्ड कर लिए कि ये शाहरुख खान की तरह दिखता है, मान लिए, दिखता थोड़ी है। डीम्ड का मतलब क्या हुआ? मान लेना। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना। हम मान लिए ये है रेसिडेंट है, मान लेना रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है, मान लिया रेसिडेंट है। कब मानेंगे? जब ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, और इसका एक स्पेशल कंडीशन है जब ये फुलफिल करेगा। पहला बात तो अगर ये पिछला कोई कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बन जाता है, तो इसको डीम रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? बात तुम समझ पा रहे हो ना? डीम रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? बोलो, डीम रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? डीम रेसिडेंट कब बोलेंगे? देखो आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे देख पाते हो कि बहुत सारा पॉइंट्स लिखे हैं। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी तो रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर है? मान लो ये बंदा 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा है, तो इसको डीम रेसिडेंट बोलेंगे? सर आप कैसा बात कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा कि ये कोई भी कंडीशन पिछला कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनता है, तो इसको डीम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? डीम रेसिडेंट कब बोलेंगे? देखो, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तब तो वो एप्लीकेबल नहीं है डीम रेसिडेंट के केस में। ठीक है ना? इंडिविजुअल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का समझ में आया? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रूल्स अप्लाई करेगा, इम्पोज कर पाएगा अपने सिटीजन ऑफ इंडिया को ना। कोई फॉरेनर को जबरदस्ती बोलेंगे इंडिया में टैक्स देने, क्यों देगा फॉरेनर टैक्स इंडिया में? मेरा एक सवाल है बाबू शयान से, क्यों देगा? नहीं देगा। हम भी तो वही बोल रहे, नहीं देगा, नहीं देना चाहिए। क्लियर है? अब मान लो शयान है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। शयान हम लोग का कौन है? इसमें आएगा? नहीं आएगा। शयान सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप लोग मान रहे शयान सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ। अब ये कहाँ रहता है? फॉरेन में रहता है, इंडिया में आ रहा है। इसका टोटल इनकम कितना है? 15 लाख से ज्यादा है, कुछ भी है, करोड़ों रुपया है। आई कोई भी कंट्री में टैक्स नहीं देता है, हालांकि ये भारतीय नागरिक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? भारतीय सरकार क्या बोलेगा? तुम यहाँ पे टैक्स दे दो। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? बोलो बाबू, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो आज का हम लोग का क्लास यहीं तक ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।